बहुमत है तुम्हारे पास तो क्या तुम सोचना छोड़ दोगे। तुम्हारा बहुमत हमारे मतों से है तुम समझना छोड़ दोगे। हम हैं तो तुम हो यह बूझना छोड़ दोगे। क्या लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ दोगे। संसद के सारे खंभे तोड़ दोगे। अपने मन से कुछ भी घटा दोगे। अपने मन से कुछ भी जोड़ दोगे। बहुमत है तुम्हारे पास तो क्या, बहुमत है तुम्हारे पास तो क्या, यह देश तुम्हारे बाप की जागीर हो गई। बहुमत है तुम्हारे पास तो क्या, यह देश तुम्हारे बाप की जागीर हो गई। जिससे भी चाहोगे, जिससे भी चाहोगे उससे उसका ईमान छीन लोगे। इंसान छीन लोगे, ज़मीन छीन लोगे, आसमान छीन लोगे। क्या हमसे हमारा हिंदुस्तान छीन लोगे। नमस्कार, न्यूज मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। न्यूज मिर्ची के स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं, आपकी जो उनसे मुलाकात कराएंगे अभी हम। थोड़ी जानकारी मैं बताना चाहूंगा। कवि कहते हैं और नाम है रंजीत वर्मा, और पिछले कई वर्षों से जो है पोइट्री की दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं। खास बात यह है कि 16 मई के बाद 2014 16 मई की एक मुहिम के नाम से उन्होंने, जब आपको जानकारी हो कि 14 के बाद जो है एनडीए की सरकार आई थी, तो इन्होंने 16 मई के बाद, ऐसा ही कुछ है ना सर? जी। 16 मई के बाद से एक मुहिम स्टार्ट किया। हम वो जानकारी इनसे लेंगे। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज मिर्ची के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर, बड़ा मुझे दिलचस्प लग रहा है ये जो आपने 16 मई का जो मुहिम चलाया था, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये कविता 16 मई के बाद मैंने शुरू किया था। 2014 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, और परिणाम 16 मई 2014 को आया था, जिसमें कि वर्तमान जो सरकार है जो 19 में भी आई, उसकी जीत हुई थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। तो उसी दिन ये परिणाम आया था। चूँकि तो ये 16 मई को मैंने इसलिए पकड़ा और 26 मई को नहीं पकड़ा। 26 मई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 26 मई को उन्होंने ओथ लिया था, लेकिन 16 मई को इसलिए पकड़ा क्योंकि 16 मई वह तारीख है जो हमारे मत देने की वजह से इस देश में आया। और मैं समझ गया, मुझे लग गया, कई लोगों ने समझा होगा इस बात को, कि देश में कहीं ना कहीं से फांसीवाद आ गया है। जो आदमी मस्जिद तोड़ता हुआ आए, 2002 में दंगा करता है, तो 2014 में वह किस तरह की सरकार बनाएगा, इसको लेकर कोई राय कहीं से कुछ थी, दूसरी राय बन नहीं सकती थी। मन में कोई संशय था नहीं। यह बहुत बेचैन करने वाली बात थी। और मैंने तभी कविता 16 मई के बाद नाम से एक अभियान शुरू किया था, क्योंकि मैं साहित्य का आदमी हूँ तो साहित्य में ही काम कर सकता हूँ। तो प्रतिरोध की कविता को मैंने एक नया तेवर देने की कोशिश की, एक नए ढंग से उसको राजनीतिक शब्दावली जो प्रतिविरोध की जो है वह नक्सलवाड़ी मूवमेंट से आई है। जो पहली बार जो है सो समझिए कि प्रतिरोध की कविता पहले भी लिखी जाती रही थी, लेकिन उसका राजनीतिक स्वरूप शायद नहीं था। प्रतिरोध था, गुस्सा था। और जब राजनीति नहीं थी तो ठीक नक्सलवाड़ी आंदोलन के पहले जो हिंदी कविता में जो समय है उसको कहा जाता है कि वह अकविता युग। तो ये अकवितावाद जो है वो गुस्सा बहुत है, लेकिन कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं है। तो उसमें लगभग जो है सो आपको गाली के आसपास भी कविता चली जाती थी कई बार। और वो गुस्सा था। लेकिन नक्सलवाड़ी मूवमेंट ने, उस आंदोलन ने कविता की एक दिशा बदल दी पूरी। उस गुस्से का एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया। और बाद के दिनों में ठीक है, आज के दिनों में नक्सलवाड़ी आंदोलन जिस समय वो राजनीतिक रूप जो दिया था, उसने वो आज भले न दिखे, लेकिन वह चेतना कहीं ना कहीं प्रतिरोध की कविता के पीछे काम करती होती है। और जब भी ऐसा लगता है कि जैसे सत्ता दमनकारी या जो है सो एक तरह से समझिए कि सांप्रदायिक, उस समय सांप्रदायिकता की बात नहीं थी, सांप्रदायिकता इधर बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें जो हैं सो हमको इस तरह से समृद्ध करती हैं ताकि हम कविता में उसका मुकाबला कर सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम सड़क पर सामना करना जरूरी है, लेकिन साहित्य और संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र में मान लीजिए कि अगर ऐसे, इसका महत्व इसलिए भी है कि आप अगर देखिएगा पिछले दिनों से, तो आप पाएंगे कि अब जो है सो फिल्मों के नायक किसान नहीं होते। वो कोई धनी आदमी या लुटेरा होता है, चोर होता है, कोई आवारा किस्म का आदमी होता है। वो सरवारा वर्ग का नहीं होता है। जैसा कि पहले 2 बीघा ज़मीन से लेकर के बहुत सारी फिल्मों में आप देखते होंगे कि
फिल्मों के नायक गोदान हो चाहे जो हो, किसान और मजदूर भी होते थे, अच्छी अच्छी फिल्में बनी उस पर, मदर इंडिया भी आप कह सकते हैं। तो लेकिन अब वह बात नहीं है। 16 मई के बाद जो मुहिम रंजीत जी चला रहे थे उसकी कुछ पंक्तियां हैं, वो हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। ये मैंने चूँकि वो इसको कविता 16 मई के बाद की खासियत यह थी कि कई सारे ऐसे लोग भी कविता लिखने लगे थे उस वक्त जो कवि नहीं थे, जी। पत्रकार थे या दूसरा काम करते थे, और उन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी। तो ये लगातार जो है सो इसको लेकर के एक हमने फिर बाद के दिनों में एक कविता संग्रह भी संपादित किया, प्रतिरोध का पक्ष करके। कविता प्रतिरोध का पक्ष, उसमें 60 से ऊपर कवियों को लिया, चूँकि एक सीमा होती है किसी भी संग्रह की। जी। और करीब हम समझते हैं कि देश भर के 500 कवियों ने तो उसमें ज़रूर हिस्सा लिया था, और बहुत उसका ज़ोरदार स्वागत भी हुआ था हिंदी साहित्य में, हिंदी समाज में। और मैं उन्हीं दिनों जो बहुत सारी कविताएं बहुत सारे लोग लिख रहे थे, तो उसी में से एक कविता मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, और ताकि उसका कुछ एक लगे कि किस तरह की और वो अभी भी स्थिति ख़त्म नहीं हुई है, वैसे वो चल रही है। नाम बदल जाए, जुटान हो या जैसे भी, लेकिन वह स्थिति बनी हुई है अभी भी। तो ये है, हाँ, इसका शीर्षक है, कविता है, क्या हमसे हमारा हिंदुस्तान छीन लोगे? क्या हमसे हमारा हिंदुस्तान छीन लोगे? वाह, बिल्कुल। बहुमत है तुम्हारे पास, बहुमत है तुम्हारे पास, तो क्या जल्लाद हो जाओगे? बहुमत है तुम्हारे पास, तो क्या जल्लाद हो जाओगे? देश की चमड़ी उधेड़ दोगे, उसमें भूस भर दोगे, दर दरिया दरख्त के चिथड़े कर दोगे, क्या पूरे देश को चील कौओं के हवाले कर दोगे? हुक्मरानों के विदेशी आक्रांता होने की हुक्मरानों के विदेशी आक्रांता होने की खरोचों से है लहूलुहान। हुक्मरानों के विदेशी आक्रांता होने की खरोचों से है लहूलुहान इतिहास का चेहरा। बहुमत है तुम्हारे पास, तो क्या जलाकर हमारा चेहरा हमें खाक कर दोगे? क्या बात है। पूछेंगे अगर किन हत्यारे रास्ते से आए गांव की दहलीज तक, पूछेंगे अगर किन हत्यारे रास्तों से आए गांव की दहलीज तक, तो मिटाकर हमारे नाम हमें राख कर दोगे। बहुमत है तुम्हारे पास, तो क्या तुम सोचना छोड़ दोगे? तुम्हारा बहुमत हमारे मतों से है, तुम समझना छोड़ दोगे। हम हैं तो तुम हो, यह बूझना छोड़ दोगे। क्या लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ दोगे? संसद के सारे खंभे तोड़ दोगे। अपने मन से कुछ भी घटा दोगे, अपने मन से कुछ भी जोड़ दोगे। क्या बात है। बहुमत है तुम्हारे पास, तो क्या, बहुमत है तुम्हारे पास, तो क्या हमसे हमारी पहचान छीन लोगे? संविधान छीन लोगे, तिरंगा छीन लोगे, राष्ट्रगान छीन लोगे, गला दबाकर हमारी जुबान छीन लोगे, अजान छीन लोगे, बांग्लादेश छीन लोगे, पाकिस्तान छीन लोगे, लंका नेपाल भूटान छीन लोगे, मलेशिया ईरान छीन लोगे, चीन छीन लोगे, म्यांमार छीन लोगे, तिब्बत छीन लोगे, अफगानिस्तान छीन लोगे। क्या मुसलमान से हिंदू, हिंदू से मुसलमान छीन लोगे? क्या बात है। क्या मोहब्बत की सारी दास्तान छीन लोगे? डीएनए में हमारे मंगोल भी मिलेंगे, तो क्या हमें दफन कर हमसे हमारा गांव घर खलिहान छीन लोगे? जी। बहुमत है तुम्हारे पास, तो क्या, बहुमत है तुम्हारे पास, तो क्या यह देश तुम्हारे बाप की जागीर हो गई? बहुमत है तुम्हारे पास, तो क्या यह देश तुम्हारे बाप की जागीर हो गई? जिससे भी चाहोगे, जिससे भी चाहोगे, उससे उसका ईमान छीन लोगे, इंसान छीन लोगे, ज़मीन छीन लोगे, आसमान छीन लोगे। क्या हमसे हमारा हिंदुस्तान छीन लोगे? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा ये पोइट्री है, ये पोएम है जो आप सुन रहे थे, ये कविता है। 16 मई के बाद की ये पंक्तियां हैं जो रंजीत वर्मा खुद अपनी जुबान से ये सुना रहे हैं। सर, हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। 23 और 24 अप्रैल को वर्कशॉप, कविता वर्कशॉप है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को डिटेल दें। हाँ, 23-24 अप्रैल को मैं कविता वर्कशॉप करने जा रहा हूँ 2 दिनों का। इसके लिए इसमें दो वजहों से वर्कशॉप कर रहा हूँ। पहली वजह यह है कि एक तो प्रतिरोध के जो स्वर हैं, वो जो आदिवासी, अगर ये बेल्ट है
मैंने इसलिए भी रांची को चुना है। मैं कई जगहों पर करूँगा ये वर्कशॉप, लेकिन पहला कार्यक्रम मैं यहाँ इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऊपर से चाहे जितना शांत दिखे, अंदर बहुत बेचैनी है, आग है, और कविता में भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस जगह पर कविता वर्कशॉप करना बहुत बेहतर है, क्योंकि ताकि एक उभर कर सामने आए स्वर, असल जो हिंदी कविता का जो स्वर है वह सामने आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो मैं ये करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि हिंदी में कविताएं अच्छी लिखी जा रही हैं, बावजूद इसके हिंदी की कविता लोगों तक नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह मैं मानता हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से जवाबदेह खुद कवि हैं। जी जी। कवि इसलिए भी जवाबदेह नहीं है कि वो गद्य में कविता लिख रहे हैं, क्योंकि आज तो वैसे भी संवाद का समय आ गया है अब। लेकिन क्या है कि कवि जिन तक कविताएं पहुंचाना चाहते हैं उन तक ले जाएगा कौन? जी जी। संपादक जाहिर है नहीं ले जाएगा, उसके अपने एजेंडे होते हैं, वो छापेगा, अपनी जगहों पर बेचेगा। प्रकाशक भी नहीं ले जाएगा, उसका अपना मार्केट है, वहाँ जाएगा, चीज़ें कीमत दाम रख के ज़्यादा। अब कविता को ले जाए कौन वहाँ तक जहाँ जिनके लिए लिखी जा रही है? तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कवि खुद ले जाए। जी। तो कवि खुद कैसे ले जाए? उसके पास तो उसकी ज़ुबान है। तो जब तक वह कविता को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेगा, कविता को लोगों के बीच नहीं ले जा पाएगा वह, यह तय है। क्योंकि कविता इस तरह पढ़ी जानी चाहिए कि वह लोगों तक तुरंत कम्युनिकेट हो। बिल्कुल। और वो लोगों तक समझ में आए बात कि कविता पढ़ी जा रही। कविता को आप अखबार की खबरों की तरह नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। वो संवाद शैली में की कविता है, तो संवाद शैली में उसे पढ़ा भी जाए। इसलिए आप देखेंगे इधर कि जो अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, जैसे कि राजेंद्र गुप्ता ही हैं, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं, दूसरों की कविताएं लेके पढ़ते हैं, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। तो नसरुद्दीन शाह हैं, वो भी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। हमने उनसे सुना, मंगलेश जी की कविता पढ़ रहे थे, वो बहुत अच्छी। तो ये क्यों अच्छा पढ़ते हैं? क्योंकि उनका जो है सो एक उनकी ट्रेनिंग है, एक डिसिप्लिन उसमें रहे हैं वो संवाद में, तो वो जानते हैं पढ़ना, कविता को कैसे पढ़ी जानी चाहिए। तो ये कवि को भी जानना चाहिए। अब कोई ज़रूरी नहीं कि कवि ही जाने। बांग्ला में आवृत्तिकार होते हैं, बांग्ला भाषा में कोई ज़रूरी नहीं कि कवि ही पढ़े, तो वहाँ आवृत्तिकार होते हैं जो दूसरों की कविताओं को पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, और कविता जाती है दूर दूर। कविता जब तक पढ़ी नहीं जाएगी अच्छे ढंग से, वह लोगों तक नहीं जाएगी। इस बात को गीत के ज़माने में भी लोग जानते थे। जी। तो एक वाकया है कि जैसे कि मान लीजिए पहले तो ये देखिए कि जैसे एक गीतकार होते थे शकील बदायूनी। तो शकील बदायूनी को लगा कि प्रसिद्ध होने के लिए ज़रूरी है कि उनके गीत को कोई प्रसिद्ध ढंग से कोई गाए। बिल्कुल। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत बड़े कवि थे, शायर थे, फैज़ अहमद फैज़, लेकिन जब उनके गीत को हम देखेंगे, वो कौन बानो नाम है प्रसिद्ध गायिका, वो जब उन्होंने भरे स्टेडियम में उस गाने को गाया, तो समझिए कि वो कविता आकाश तक पहुंच गई। ज़ियाउल हक का समय था वो। तो इस तरह से वो शकील बदायूनी को लगा कि भाई ये जब तक कोई इनके गीत को नहीं गाएगा कैसे होगा। तो वो बेगम अख्तर के पास पहुँचे, उनका कार्यक्रम बम्बई में होना था। उन्होंने उनसे गुजारिश की लखनऊ में ही आकर के कि मेरे भी एक गीत को गा दीजिए। और रास्ते ट्रेन से जाते हुए रास्ते में ही उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, और वो उसके धुनी बना दिया, और वो गाए भी। और शकील बदायूनी हुए। लेकिन आज हिंदी में क्या हो रहा है, और आप देखिए, फिर इसी में बात कहता हूँ, बहुत ही देखिएगा कि दो एकदम कूड़ा टाइप का कविता लिख रहे हैं लोग, गीत लिख रहे हैं फिल्मों में, लेकिन उनको इतना अच्छा स्वर मिला रहता है, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश से लेकर के आज तक भी, कि और धुन इतना अच्छा होता है कि लोग गुनगुनाते रहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन और अच्छी कविताएं उनको कोई नहीं पढ़ पा रहा है, और बुरी कविताएं सिर्फ आवाज़ के कारण, सिर्फ स्वर के कारण, उनको एक पास एक धुन है। तो ये है कि अब जब अच्छी कविताएं जाएंगी लोगों के पास, तो वो पढ़ी जाएंगी, याद की जाएंगी, ज़ुबान पर चढ़ेंगी। इस काम को करना पड़ता है कवि को खुद। यह काम अपने ज़माने में तुलसीदास ने किया था, कबीर ने किया था। वो खुद गांव-गांव घूमते थे, लोगों तक जाते थे, लोगों के बीच चौपालों में बैठते थे। इसलिए भी ऐसा करते होंगे, लोग कह सकते हैं कि मजबूरी में करते होंगे, क्योंकि उस समय प्रकाशक नहीं था, संपादक नहीं था। लेकिन वो मजबूरी नहीं है, वो आज के समय की विडंबना है कि हम उनमें फंस गए हैं। हम लोगों को खुद जाना पड़ेगा। इसलिए कविता कैसे पढ़ें, डिक्शन ऑफ पोएट्री, उसको लेकर के जो है ना,
वो एक कार्यक्रम है जिसमें कि अच्छी बात यह है कि मैंने इसके लिए रायन गुप्ता जी को भी बुलाया है, वो आ रहे हैं। जी जी। उन्होंने सहमति दे दी है। महमूद फारूकी साहब हैं, बहुत अच्छे दास्ताना गोई हैं, वो भी आ रहे हैं। वो जो है सो एक फिल्म थी वो पिपली लाइव, उसके को डायरेक्टर थे वो। जी जी। और उनके साथ जो है सो एक और दारेन शाहिदी हैं, वो आ रहे हैं। और साथ साथ जो है सो बहुत अच्छे शायर गौहर रज़ा ने अनुमति दी है, असद जैदी भी आ रहे हैं, और विष्णु नागर हिंदी के अच्छे कवि वो भी आ रहे हैं। जी। तो ये सारे लोगों ने सहमति दे दी है, आने की बात है। अगर सब लोग आते हैं तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए, होगा, ये उम्मीद करते हैं।